नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की एक सबसे कह सकते हैं बुनियादी और फैसिनेटिंग प्रोसेस के बारे में कि आखिर जीव जनन कैसे करते हैं। मतलब लाइफ खुद को कंटिन्यू कैसे करती है। तो चलिए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, खाने पीने या सांस लेने जैसी चीजों के बिना तो कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह सकता, राइट? पर रिप्रोडक्शन के बिना एक अकेला जीव तो अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब ये है कि रिप्रोडक्शन किसी एक जीव के लिए नहीं, बल्कि उसकी की पूरी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जरा सोचिए, अगर डायनासोर्स ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया होता तो क्या होता? उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाती। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आज हम जानते हैं कि हुआ। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप में जाना होगा, और इसकी शुरुआत होती है लाइफ की इंस्ट्रक्शन मैनुअल से, यानी डीएनए से। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन का जो सबसे फंडामेंटल स्टेप है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। सीधे शब्दों में कहें तो डीएनए की एक कॉपी बनाना। यही तो वो ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि कोई जीव कैसा होगा, और यही इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन को पास ऑन की जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। ये जो डीएनए को कॉपी करने का प्रोसेस है ना, ये कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। इसमें छोटी मोटी गलतियां या एरर्स हो ही जाती हैं। और यही एरर्स, जिन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं, असल में कोई बग नहीं बल्कि एक फीचर हैं। जरा सोचिए, अगर हर कॉपी एकदम परफेक्ट होती तो लाइफ में कभी कोई बदलाव ही नहीं आता। हम सब शायद आज भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही होते। और ये बात इस पूरी आइडिया को परफेक्टली सम अप करती है। ये जो वेरिएशंस हैं, ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं पूरी स्पीशीज के लिए। मान लीजिए अचानक से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि पॉपुलेशन में कुछ जीव इन्हीं छोटे मोटे जेनेटिक चेंजेस की वजह से उस बढ़े हुए तापमान को झेल पाएं और वो बच जाएंगे, और इस तरह पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म होने से बच जाएगी। तो चलिए अब लाइफ को कंटिन्यू करने की पहली मेजर स्ट्रैटेजी देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जब सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से ही नई ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। तो अब एक क्विक टूर लेते हैं उन अलग अलग और बड़े ही अनोखे तरीकों का जिनसे ऑर्गेनिजम्स अकेले ही अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। सबसे बेसिक तरीका है फिजन। इसमें क्या होता है, जैसे अमीबा में एक सेल बस दो में डिवाइड हो जाता है, सिंपल। या फिर प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है, उसकी तरह एक ही सेल एक साथ कई सारे डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास तो लिटरली सुपर पावर्स होती हैं। अगर वो टुकड़ों में टूट जाएं, जैसे प्लेनेरिया, तो हर एक टुकड़ा फिर से ग्रो होकर एक पूरा का पूरा नया जीव बना लेता है। ये है रीजेनरेशन की कमाल की ताकत, है ना, किसी सुपर हीरो मूवी जैसा। क्लोन्स बनाने की दो और एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज हैं, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। हाइड्रा जैसे जीवों में क्या होता है, बॉडी पर एक छोटा सा आउटग्रोथ, जिसे बड कहते हैं, वो बढ़ता है और एक नया जीव बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ राइजोपस जैसे जीव स्पोर्स बनाते हैं, जो एक टफ प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर सेफ रहते हैं और हालात ठीक होने पर ग्रो करते हैं। तो इस टेबल से हमें इन दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज के बीच का जो ट्रेड ऑफ है वो एकदम क्लियर हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ाना, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा वेरिएशन लाना, जो इवोल्यूशन और चेंजिंग कंडीशंस में अडैप्ट करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं टीम वर्क की दुनिया में, जहां दो पेरेंट्स मिलकर कुछ नया बनाते हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एक ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चैलेंज है। अगर दोनों पेरेंट्स का पूरा डीएनए कंबाइन हो जाए तो हर जनरेशन में डीएनए की मात्रा डबल होती जाएगी, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेचर ने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला? पेरेंट्स खास तरह के सेल्स बनाते हैं जिन्हें गैमेट्स कहते हैं, और इन सेल्स में सिर्फ हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और ये गैमेट्स भी दो तरह के होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजीज एकदम अलग अलग हैं। जो मेल गैमीट होता है वो आमतौर पर छोटा और मोटाइल यानी चलने फिरने वाला होता है, ताकि वो फीमेल गैमीट तक पहुंच सके। और फीमेल गैमीट वो बड़ा होता है और उसमें फ्यूचर एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर रहता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में तो ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये पूरी जर्नी पॉलिनेशन से शुरू होती है, जहां पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है जहां मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, और आखिर में जर्मिनेशन, जहां एक नया पौधा जन्म लेता है। कमाल है। अच्छा, पौधों से अब बात करते हैं इंसानों की।
इंसानों में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एक खास पीरियड के दौरान आती है जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। ये वो समय है जब बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कुछ की ऑर्गन्स हैं, जैसे टेस्टिस जहां स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, और वास डेफरेंस जो एक ट्यूब है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं जो एग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और यूटेरस जो एक थैली जैसी स्ट्रक्चर है जहां फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब देखिए, इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ये पर्सनल हेल्थ और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। जैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मौजूद हैं। इन्हें मोटे तौर पर बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स या सर्जिकल प्रोसीजर्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज के बारे में जानना। ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और इनके बारे में सही जानकारी रखना ही इनसे बचने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये कि रिप्रोडक्शन, चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल, सिर्फ कॉपीज बनाने का नाम नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने का नाम है, प्रजाति को जिंदा रखने के लिए। और ये बात इन दोनों स्ट्रैटेजीज का निचोड़ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अभी में सर्वाइव करने के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भविष्य में सर्वाइव करने के लिए। और ये पूरी डिस्कशन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी चैलेंजेस का सामना कर रही है, किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए कौन सा वेरिएशन सबसे क्रूशियल साबित होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।